Want to secure your dream college with a top CUET score? Then welcome to Exam Express, where your success journey begins. In today's session, we will be covering the economics chapter, money and banking, and by this, we will complete our unit 2 in a clear way. Now, let's move on to some important previous year questions. So here comes our first question. Which of the following is not a function of money? अब देखो मनी के ना बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी फंक्शन. अब इन्हीं फंक्शंस के अंडर ना काफ़ी सारे और फंक्शंस आ जाते हैं. जैसे अगर हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो उसके अंदर होता है एक तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच मीन्स कि आप मनी से गुड्स एंड सर्विसेज सेल और परचेज कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट इसी के अंडर होता है यूनिट ऑफ वैल्यू, विच मीन्स कि गुड और सर्विसेज की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती हैं. अब हमने प्राइमरी तो देख लिया, अब सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी फंक्शन देखते हैं. उसमें आता है सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, विच मीन्स कि मनी को आप कन्वीनियंटली इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो. Next is store of value. See, store of value implies storing something, like storing of wealth here, which means like you can use that stored wealth for some future investment. All right. Next is transfer of value, which means that money can be conveniently transferred from one person to another. तो अब हमने ये देख लिए पांच छह जितने भी फंक्शंस थे, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों. अब इसमें से देखते हैं इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है. स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, यूनिट ऑफ अकाउंट भी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी, बट ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ अजीब सा लग रहा है बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी. तो इसका आंसर है डी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई? M1. अब देखो ये जो मनी सप्लाई है ना, ये भी M1, M2, M3, M4 होते हैं, बट वी जस्ट हैव टू गो विथ M1 क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 मेजर है. एंड रिमेंबर ये सबसे नैरोएस्ट है, बाकी इन चारों मेजर्स में से ये वाला सबसे नैरो होता है. एंड देन इसके अंदर सिर्फ लिक्विड चीज़ें आती हैं. इट इज़ द मोस्ट लिक्विड वन. ठीक है, अब इसके अंदर आता क्या क्या है. इसके अंदर आते हैं एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, एक डिमांड डिपॉजिट्स और एक अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. अब इसका फॉर्मूला भी यही होता है, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक सी, देन डिमांड डिपॉजिट्स, देन अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. एंड रिमेंबर एक एक्सेप्शन कि टर्म डिपॉजिट्स इसका पार्ट नहीं होते, ऑल्दो टर्म डिपॉजिट्स आर विद बैंक, बट वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, तो वी डू नॉट इंक्लूड देम इन M1 मेजर. ठीक है, अब हम ऑप्शंस में से देखते हैं. देखो, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये सी. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, money that is widely accepted because the government declares it a legal tender. अब देखो, जो हम मनी यूज करते हैं ना उसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बोल रखा है. अगर लाइक मान लो देयर इज अ 500 रुपी नोट, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे लीगल टेंडर बोल रखा है, तभी हम इसे फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं. अगर गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये लीगल टेंडर नहीं है, तो दिस विल बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विद नो वैल्यू. ठीक है, मनी चलती ही इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लीगल टेंडर बोल रखा है, एंड दैट टाइप ऑफ मनी इज नोन एज फिएट मनी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, which of the following increases money supply assuming all else constant? अब देखो, पहला है आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है. अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी तो मनी जो है ना वो बैंक वगैरह से, बैंक पब्लिक से दोबारा आरबीआई के पास आ जाएगी, और इससे जो लिक्विडिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, जो लिक्विडिटी है दैट विल डिक्रीज. नेक्स्ट है हमारा बैंक रेजेस कैश रिजर्व रेशियो CRR. अब देखो CRR क्या होता है, वो ना एक मिनिमम परसेंटेज है बैंक के टोटल डिपॉजिट की जो आरबीआई के पास होनी चाहिए. ठीक है, अगर बैंक ने CRR बढ़ा दिया तो इसका मतलब हुआ कि बैंक को ज़्यादा रिजर्व्स रखने पड़ेंगे आरबीआई के साथ. इन दैट केस जो लेंडिंग के लिए जो बैंक पैसे लेंड करता है वो कम होगा, लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग. अब इससे भी मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट है पब्लिक विड्रॉज कैश फ्रॉम बैंक्स. सी, इससे ना बैंक के रिजर्व्स फॉल हो जाएंगे और जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है ना वो भी अपने आप कम हो जाएगा. अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कम है, ठीक है, तो इससे जो मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मनी. ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व्स रेशियो। अब इससे क्या होगा कि जो बैंक है ना वो बैंक अपने कम रिजर्व्स रखेगा आरबीआई के पास, और वो ज़्यादा लेंड कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, वो ज़्यादा लोगों को दे पाएगा। अब इससे क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ गया ऑटोमेटिकली, एंड हेंस मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो इन चारों में से हमारा कैश रिजर्व रेशियो कम करने से मनी सप्लाई बढ़ेगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, if a if bank A has a deposit of rupees 1000 and cash reserve ratio is 10%, maximum credit it can create is, सी जो CRR है वो सिर्फ 10% है, तो 1000 का you'll do 10%, दैट इज 100। तो अब जो ये 100 है ना, बैंक को सिर्फ 100 रखना है रिजर्व आरबीआई के पास। 1000 में से 100 आरबीआई के पास गया, तो जो मैक्सिमम क्रेडिट या जो मैक्सिमम लोन वो दे पाएगा दैट इज 900। वाई? बिकॉज 1000 जो टोटल था उसमें से 100 बैंक आरबीआई के पास बचा हमारा 900, तो ऑप्शन बी 900। नेक्स्ट, a rise in cash reserve ratio leads to, अभी हमने पढ़ा कि मतलब पिछले उसमें कि कैश रिजर्व रेशियो अगर आप कम कर दो तो मनी सप्लाई बढ़ गया, राइट, एंड कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दो तो मनी सप्लाई कम हो गया। वाई? बिकॉज जो बैंक है उनके पास लेंडिंग के लिए कम पैसे बचेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व अपना आरबीआई के पास रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया, तो जो बैंक है वो ज़्यादा पैसे देगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स टू आरबीआई। ठीक है, तो खुद के पास लेंड करने के लिए कम हुआ। अब इससे क्या होगा, मार्केट में एक मतलब पैसे की थोड़ी शॉर्टेज हो जाएगी या कम हो जाएंगे एज कंपेरेटिवली। तो इसका आंसर है बी, लो मनी सप्लाई, बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच सिनेरियो कॉजेज मनी सप्लाई टू फॉल। अब हमें बताना है इनमें से किन किन केसेस में वही मनी सप्लाई फॉल होगा। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, पब्लिक होल्ड्स मोर बैंक डिपॉजिट्स। अब इससे क्या होगा, पीपल विल डिपॉजिट मोर मनी इन बैंक्स, तो बैंक्स के पास ज़्यादा रिजर्व्स आएंगे, तो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा, मतलब बैंक्स ज़्यादा लोन्स दे पाएगा। सॉरी, तो बैंक्स ज़्यादा लोन्स दे पाएगा। इन दैट केस जो मनी सप्लाई है वो तो अपना बढ़ गया, राइट। नेक्स्ट है बैंक रिड्यूस लेंडिंग। अब क्रेडिट क्रिएशन इससे कम हो जाएगा, डिपॉजिट्स डिक्रीज हो जाएंगे, और जो ओवरऑल मनी सप्लाई है ना वो कंट्रैक्ट हो जाएगा या फिर फॉल हो जाएगा। बेसिकली इसका आंसर यही है, बैंक रिड्यूस लेंडिंग। फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं, आरबीआई बाय सिक्योरिटी। अब इससे आरबीआई जो है वो बैंक को ज़्यादा पैसे देगा, ठीक है, तो इससे जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस। अब देखो लोअर टैक्स से क्या होगा कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इनकम ज़्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम, तो स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो ये जो मनी का सर्कुलर फ्लो है उसके अंदर पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, हेंस मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना कि कम होगा। तो इसका आंसर है बी, बैंक रिड्यूस लेंडिंग्स। 8, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट मनी सप्लाई। अब इनमें से मनी सप्लाई के कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। देखो, कैश रिजर्व रेशियो करता है, एसएलआर भी करता है, और बैंक की लेंडिंग पॉलिसी तो डेफिनेटली इफेक्ट करती है। बट जो प्राइस लेवल है ना उस पे, उससे डिमांड सप्लाई पे इफेक्ट होता है, ना कि मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर हुआ डी। 9th, हायर एसएलआर लीड्स टू। अब हाई एसएलआर जो रेशियो है उससे क्या होता है, तो पहले तो समझो कि एसएलआर क्या होता है। सी, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अब ये एक एक ऑप्शन देखते हैं। मोर बैंक लेंडिंग, इससे क्या होगा, जो हायर एसएलआर है ना वो रिड्यूस कर देगा लेंडिंग कैपेसिटी, तो ये तो नहीं है। हायर इन्फ्लेशन भी इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज इट इज, एसएलआर जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन में होता है, जनरली वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा लोअर क्रेडिट क्रिएशन। वाई? बिकॉज बैंक्स को ना काफ़ी एक लार्ज पोर्शन ऑफ डिपॉजिट सेफ रखना पड़ता है अपने पास, तो जो लेस मनी रिमेन्स अवेलेबल फॉर गिविंग लोन्स। ऑल राइट,
Next, a bank's decision to sell more loans than deposits received increases. देखो अब इसका आंसर होगा रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि इंसॉल्वेंसी क्यों आया. देखो अगर एक बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दे रहा है देन द डिपॉजिट जो उसको मिली हैं, तो इससे क्या होगा, बेसिकली वो ज़्यादा लेंडिंग्स कर रहा है. ठीक है, अब ज़्यादा लेंडिंग से इसका मतलब है कि उसके पास फ्यूअर रिजर्व्स हैं. फ्यू रिजर्व्स, और इससे जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अपने आप ही वीक हो गई. अब मान लो एक दिन बहुत सारे डिपॉजिटर्स आ गए बैंक से अपने पैसे मांगने के लिए, तो बैंक के पास तो इनफ कैश ही नहीं होगा उनको पे करने के लिए. अगर ज़्यादा वो लोन्स ही दे रहा है, मतलब डिपॉजिट मान लो 500 की है, ठीक है, वो उसमें से 450 का लोन दे रहा है फॉर एग्जाम्पल. तो अब मान लो यहाँ पे 200 पैसे लोग निकालने आ गए, तो कहाँ से देगा बैंक. तो इन दैट केस देयर इज रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, बेसिकली इन एबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन जो उनको पे करनी है. ठीक है. 11th, which of the following is a non-banking financial institution? सी इसका डायरेक्ट आंसर है LIC. ठीक है. और हाँ देखो, ये ना सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये ना रिपीटेड CUET पैटर्न्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है. तो इनको अच्छे से समझ लो. ठीक है, वो बहुत हेल्प करेंगे पूरे इकोनॉमिक्स के, मनी बैंकिंग अच्छे से यहीं पे समझ लो. नेक्स्ट, suppose 100% reserve banking exists, then money multiplier would be. देखो in that case money multiplier would be 1, not 0, ना ही infinite. इसका आंसर है 1. अब रीज़न समझो कि इसका आंसर 0 या कुछ और क्यों नहीं है, 1 ही क्यों है. देखो अगर 100% रिजर्व बैंकिंग एग्जिस्ट, तो जो मनी सप्लाई है ना वो इक्वल रहेगा इनिशियल डिपॉजिट्स में, क्योंकि कोई क्रेडिट क्रिएशन ही नहीं होगा. क्रेडिट क्रिएशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक्स कोई लेंडिंग्स ही नहीं कर पाएंगे अगर 100% रिजर्व सिस्टम है. तो ऑटोमेटिकली जो मनी मल्टीप्लायर है उसका, देखो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर 1 आ जाएगा. 13th, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू. देखो मॉनेटरी पॉलिसी होती है बैंक्स वगैरह की, तो बैंक्स, RBI ये सब क्या देखता है कि वो प्राइस लेवल, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन, ये सब देखे. ठीक है, तो इसका आंसर बी है. एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट्स, फिजिकल डेफिसिट, ये सब मॉनेटरी के अंडर नहीं आता है. मॉनेटरी के अंदर आता है प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, ये चीज़ें चेक में रखना. 14th, when RBI raises bank rate, it aims to. देखो इसका वैसे तो आंसर है कि मनी सप्लाई को कम करना, बेसिकली डिस्करेज करना क्रेडिट एक्सपेंशन को. अब रीजन देखते हैं व्हाई. देखो सबसे पहले देखो बैंक रेट होता क्या है. सी बैंक रेट इज द रेट एट विच द RBI लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, अब RBI ने बैंक रेट बढ़ा दिया, तो जो बोरोइंग थी RBI से वो एक्सपेंसिव हो गई बैंक्स के लिए. तो बैंक्स जो हैं वो अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे. तो अब जो लोन्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए. ठीक है, इंटरेस्ट रेट सब ज़्यादा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो गए हमारे लिए. अब इससे लोग लोन्स कम लेंगे. ठीक है, लोन्स रिड्यूसेस. अब इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग्स है, ठीक है, वो सब अपने आप कम हो जाएगी. अगर बोरोइंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग्स अपने आप कम. और इससे क्या होगा, इवेंचुअली जो हमारा मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली क्रेडिट एक्सपेंशन हमारा कम हो जाए, मतलब क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं होगा, इट इज़ टू डिस्करेज क्रेडिट एक्सपेंशन. नेक्स्ट, if RBI wants to reduce inflationary pressure, it will. सी इसका मतलब है उनको बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है. अब अगर बैंक ने अपना CRR कम कर दिया, इससे डिफ्लेशन पे इफेक्ट आएगा, ना कि इन्फ्लेशन. बेसिकली अगर उसको CRR लोअर करा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बिकॉज फॉल इन कैश रिजर्व्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स विल इम्प्लाई राइज इन मनी सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक्स. हेंस डिफ्लेशन कंट्रोल होगी, ना कि इन्फ्लेशन. बट इस क्वेश्चन में उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है. नेक्स्ट है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब इससे क्या होगा, जो लेस, इससे लिक्विडिटी जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगी मार्केट से. ठीक है, हेंस रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. अगला, रिड्यूस बैंक रेट और बाय गवर्नमेंट बॉन्ड से भी हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, हेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, उल्टा वो उसे और ज़्यादा बढ़ा देगी.
तो इसका करेक्ट आंसर है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। 15th डन। अब 16th की बात है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज इन इंडिया इज सेट बाय रिस्पेक्टिवली। अब देखो, हमें मॉनेटरी हमने देख लिया, मॉनेटरी करता है हमारा आरबीआई, और जो हमारी फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो होती हैं हमारी गवर्नमेंट की, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं, इसमें पहले गवर्नमेंट है ये तो नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली नहीं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कमेटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको सही से लिखूं तो सी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। 17, if RBI reduces bank rate, commercial banks are encouraged to borrow funds from RBI. Reduce, I guess इसका स्टेटमेंट गड़बड़ है, लेट मी चेक इट। नहीं, स्टेटमेंट सही है, सॉरी, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका और ये इसका सेकंड पॉइंट है। तो अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया, कमर्शियल बैंक्स आर इनकरेज टू बोरो मोर फंड्स फ्रॉम आरबीआई। सी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज बोरिंग फॉर फ्रॉम आरबीआई बिकम्स चीपर। अगर बैंक रेट कम हो गया है तो आरबीआई से बाय बोरो करना ज़्यादा चीपर है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा इनकरेज्ड हैं कि और बोरो कर सकते हैं हम। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 पे, रिड्यूस लेंडिंग रेट्स। ठीक है, तो अब इसको देखो, सिंस बैंक रेट्स आर गेटिंग फंड्स एट लोअर कॉस्ट, तो वो यूजुअली रिड्यूस कर देते हैं अपने लेंडिंग रेट्स कस्टमर के लिए। अब इससे जो है बोरिंग और क्रेडिट क्रिएशन दोनों ही ज़्यादा हैं, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन ही आगे पीछे लिखे हुए हैं, दिस वन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करती है, देखो प्राइस लेवल पे इफेक्ट करती है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करती है, एंड मनी सप्लाई तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल मनी सप्लाई ऑलमोस्ट सिमिलर बात हो गई। हाँ, वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी देखती है, क्रेडिट कैसा चाह रहा है, और जो सारे टाइप्स के इंटरेस्ट रेट हैं वो सब तो इसी के अंडर अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट तीनों ही करेक्ट हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ द। 19, when RBI increases interest rates the demand for money decreases। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो लोग हैं ना वो कम बोरो करेंगे, जो लोन्स हैं वो लोग कम लेंगे, इससे जो मनी सप्लाई है वो अपने आप कम हो जाएगा, एंड हेंस द डिमांड फॉर मनी विल आल्सो रिड्यूस। नेक्स्ट, मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफॉल्ट पेमेंट्स हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ। देखो, इसका मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफॉल्ट पेमेंट्स हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द मार्केट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो, हम कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट है ना वो डील करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, नॉट फ्यूचर मॉनेटरी पेमेंट्स। और यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की, बेसिकली इन फ्यूचर जो आप अमाउंट सेटल कर सकते हो। तो इसका आंसर है इट हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट, तो हमारी असर्शन है अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट इन सीसी इकोनॉमी। अब देखो, सीसी इकोनॉमी होती है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, बेसिकली हमारा बार्टर सिस्टम जो पुराने टाइम्स में चलता था। अब देखो, बार्टर सिस्टम में ना जो गुड्स हैं वो गुड्स के बदले होती हैं एक्सचेंज, तो यहाँ पे कोई कॉमन यूनिट नहीं है। लाइक फॉर सपोज आपको किसी से कपड़े खरीदने हैं, यू हैव टू बाय अ पीस ऑफ क्लोथ, सिर्फ पीस की बात कर रहे हैं, और आपके पास है वीट, तो आप किस टर्म्स में एक दूसरे को दोगे, लाइक कितने केजी वीट पे कितना मीटर क्लोथ मिलेगा। यू हैव नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, राइट। तो जो कमोडिटी यूनिट ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, ये स्टेटमेंट गलत है, तो एजोशन तो अपनी गलत हो गई। अब हम रीजन देखते हैं। इन द सीसी इकोनॉमी सेविंग्स इज पॉसिबल ओनली बाय अ वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। यस, देखो ये तो करेक्ट है, क्योंकि मनी तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो गुड्स के फॉर्म में ही आप चीज़ें सेव कर सकते हो। तो अब इसका आंसर है assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, assertion है नोट्स एंड कॉइन्स आर मनी बैक्ड विद अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ये हमारा करेक्ट है, बिकॉज नोट्स एंड कॉइन्स आर द लीगल टेंडर्स, तो ये
इशू ही अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होता है एंड पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट देम, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। रीजन है नो कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स। नहीं, ये रीजन फॉल्स है बिकॉज कॉइन्स आर ऑल्सो लीगल टेंडर्स। वो अलग बात है कि जो कॉइन्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स हैं एंड जो करेंसी नोट्स हैं वो ओ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। करेंसी नोट्स अनलिमिटेड है और जो कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर में आता है। ठीक है, बेसिकली आप एक सर्टेन वैल्यू तक कॉइन्स यूज कर सकते हो टू पे पेमेंट्स, और करेंसी जो नोट्स हैं वो आप कितने भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेसिकली कितना भी ऑप्शन से पे कर सकते हो। तो इसका आंसर है assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन। तो 23rd है कैश रिजर्व टू द बैंक आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? देखो सबसे पहले तो देखो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि कैश रिजर्व्स विद बैंक आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन ए तो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो ये तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। अगला है द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कैश रिजर्व्स विद बैंक आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, सही बात। सी है कैश रिजर्व्स ऑफ द सप्लायर ऑफ मनी इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये भी सही है, तो इसका आंसर हुआ बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, calculate initial deposits if the total deposits created by bank is rupees 16,000 crore and legal reserve requirement is 10%। तो देखो जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल टी, और जो हमारा रिक्वायरमेंट परसेंटेज है वो है हमारी 10%। अब फॉर्मूला देखो, टोटल डिपॉजिट्स आई एम जस्ट डिनोटिंग एज टी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट्स। अब इस फॉर्मूला में हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पे देखो इनिशियल डिपॉजिट्स निकालने हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट डिनोटिंग इट एज आई डी। तो इसका फॉर्मूला अपने आप देखो ट्रांसपोज करके फॉर्मूला डिराइव करके दैट इज टोटल डिपॉजिट्स इनटू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकालना है हमारा, दैट इज 16,000 करोड़, मतलब करोड़ की वैल्यूज में लिख नहीं रही, वी नो दैट, इंटू 10% बिकॉज आर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%। इसको सॉल्व करा तो आपके पास आया 1,600 करोड़, ऑप्शन ए। ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और कुछ अलग नहीं करा हमने। मूविंग टू नेक्स्ट, suppose in an economy cash reserve ratio is equal to 20% and initial deposits are 5,000 crore. Now calculate the credit creation by banks. देखो जो कैश रिजर्व रेशियो है हमारा वो हो गया 20%, ये हो गया हमारा 20%, और जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो हो गए 5,000 करोड़। तो अब जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला देखो सबसे पहले तो दैट इज 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स दैट इज आईडी आई एम डिनोटिंग। ठीक है, तो कैश ये हमारा रेशियो है 20%, 1/20% इंटू 5,000 करोड़। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सही से, तो 100 अपॉन सॉरी, तो दैट इज 100/20 इंटू 5,000। अब इसको आप सॉल्व करो, दिस 5 एंड दैट इज 225,000। तो इसका आंसर है 25,000 करोड़, ऑप्शन बी। इसमें भी हमने कुछ अलग नहीं करा, हमने जस्ट फॉर्मूला निकाला है क्रेडिट क्रिएशन वाले फॉर्मूला का, दैट इज 1/CRR, बेसिकली 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस एसएलआर बैंक्स आर लाइकली टू सी, जो एसएलआर है ना उसका मतलब तो आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। अब आरबीआई ने एसएलआर कम कर दिया, अब इससे जो बैंक्स हैं उनको लेस मनी अपने पास रखनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो वो ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हो गए टू गिव लोन्स टू द पब्लिक। अब इससे जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा, hence the banks are likely to lend more to the public. Why? Because उसके पास फंड्स और लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसका आंसर है लेंड मोर टू पब्लिक। देखो इन्वेस्ट मोर इन सिक्योरिटीज वगैरह नहीं होगा,
ना ही ब्रांच क्लोज होगी, ये सब तो नहीं है। तो इसका आंसर है लेंड मोर टू पब्लिक। अ सडन इंक्रीज इन पब्लिक विड्रॉल ऑफ कैश लीड्स टू। अब ऐसे में क्या होगा, जो डिपॉजिट्स है ना वो डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका आंसर इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन वगैरह नहीं है, इट विल डिक्लाइन इन डिपॉजिट्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक। अब बैंक जो हमें क्रेडिट कार्ड देता है उससे क्या होता है, एक तो हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, ठीक है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है। एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में, ये भी करेक्ट है। हाँ, जेन्युइनली जो क्रेडिट कार्ड्स है ना उनका इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, बिकॉज जो क्रेडिट कार्ड है ना वो परचेजिंग की जो मतलब परचेज इजी बना देते हैं। क्योंकि लाइक मान लो अगर मेरे पास इमीडिएट कैश नहीं है बट आई नीड टू बाय समथिंग, तो उसमें क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके मैं आराम से ले सकती हूँ। तो देखो मेरी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गई। अब नेक्स्ट है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गई तो ओवरऑल डिमांड तो अपने आप बढ़ गई, तो हेंस एग्रीगेट डिमांड एडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हेंस इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। 29th, इफ इन एन इकोनॉमी देयर इज दी सेशन, नहीं यहाँ पे रिसेशन आएगा, हाई टाइपिंग एरर। इफ इन एन इकोनॉमी देयर इज रिसेशन एंड इट इज टू बी कम्बैटेड, देन बेसिकली आपको रिसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और देखो रिसेशन में क्या होता है कि डिमांड है वो कम हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो अब इसको करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई वो अडॉप्ट करता है। अब इससे क्या होता है, मतलब उसको क्या करना चाहिए इन दैट केस, जब रिसेशन चल रहा है तो जो बैंक रेट्स हैं उनको कम कर दें, ताकि जो आरबीआई से बोरिंग है ना वो चीप रेट में मिले। जो बैंक है फिर अपने लेंडिंग रेट्स ऑटोमेटिकली कम कर देगा। अब इससे जो लेंड है वो ज़्यादा करेगा, बेसिकली लोग भी ज़्यादा बोरो करेंगे तो लोन्स इंक्रीज हो जाएंगी और हेंस इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब अगला देख लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो का। कैश रिजर्व रेशियो नीड्स टू बी लोअर्ड, यस, बिकॉज इससे बैंक्स को अपने पास कम रिजर्व, अपने पास नहीं मतलब बैंक्स को कम रिजर्व्स रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, और इससे ज़्यादा पैसे लेंडिंग के लिए उसके पास होंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, लोग भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो नीड्स टू बी लोअर, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। अब देखो ये रेपो रेट वाला ये गलत कैसे है, देखो सीआरआर बढ़ गया तो ये तो अपने आप गलत है, ठीक है। तो इस क्योंकि इसे लेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी, हेंस इन दैट केस बैंक रेट्स नीड टू बी लोअर्ड एंड कैश रिजर्व रेशियो नीड्स टू बी लोअर्ड। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay is called, ऐसी मनी को हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। देखो फियाट मनी हमने पढ़ ली जो लीगल टेंडर वाली होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा फिड्यूशियरी मनी। क्यों, क्योंकि ये पेयर और द पेई के ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम चेक्स वगैरह की बात कर सकते हैं क्योंकि वो लोगों के ट्रस्ट पे दी जाती है, राइट। तो इसका आंसर हमारा चेक्स हो गया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया या फिर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीपी एंड बैंक ड्राफ्ट्स। Alright guys, that's it for today. If you have any doubt, do ask me. Until then, practice these questions properly. Thank you.